माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और इस सभा में विराजमान सभी सरस्वती उपासकों को नमन करते हुए क्रिएटिव कल्चर की गौरवशाली प्रस्तुति ऑनलाइन लघु कथा वाचन संध्या में मैं सीमा अदिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी की इन खूबसूरत पंक्तियों को सार्थक करती क्रिएटिव कल्चर संस्था आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहरा रही है। इस समूह के प्रणेता महानिदेशक आचार्य राजेश कुमार जी के इस सुंदर स्वप्न में आज देश विदेश के साहित्यकार इस संस्था के साथ जुड़कर एक साझे स्वप्न को सार्थक करने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पहले कवि संध्या, फिर साहित्य सागर और अब लघु कथा वाचन, यह इस संस्था के उन्नयन का तीसरा पड़ाव है। आज की इस साहित्यिक सभा के अतिथिगण से आपका परिचय कराना मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। हमारी इस सभा को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभायमान करने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं माया नगरी मुंबई से पधारे डॉक्टर रमेश यादव जी। डॉक्टर यादव, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस साहित्यिक संध्या में जिन्होंने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर हम पर अनुकंपा की है, वे हैं डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी। डॉक्टर बिष्ट, आपका इस सभा में हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार राजा के बिना सेना का कोई वजूद नहीं होता, उसी प्रकार इस समूह के प्रणेता महानिदेशक आचार्य राजेश कुमार जी के बिना क्रिएटिव कल्चर समूह का कोई अस्तित्व नहीं। आचार्य राजेश जी का सानिध्य पाकर स्वयं को गौरवान्वित करते क्रिएटिव कल्चर समूह के कार्यकर्ता बड़े मान के साथ आचार्य का स्वागत करना अपना सौभाग्य समझते हैं। आचार्य राजेश जी, इस सभा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम को हमने 2 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण में कथाकार अपनी कथा सुनाएंगे तथा द्वितीय चरण में हमारे अतिथि अपने बहुमूल्य वक्तव्यों से हमें लाभान्वित करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और अब आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और अ, इस सभा को अपने बेशकीमती लघु कथा रत्नों से सीमा जी, माला एक माल एक कर मिनट देने एक वाले। मिनट रुकेंगे सीमा जी? असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो थोड़ा उत्तराखंड में हैं और 5 मिनट में शामिल होंगे, उन्होंने अभी तो बताया सर हम है। रुक जाते हैं, हम रुक नहीं नहीं, जाते हैं। रुकते नहीं, हम शुरू रखेंगे। और उसके अलावा मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़े हैं संदीप तोमर जी, जो जी, पुरस्कृत लघु कथा लेखक हैं, अन्य विधाओं में भी काम करते हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और अब संदीप आप तोमर जी, आपका और स्वागत है। मेरा अनुरोध है, अगर सीमा जी आप उचित समझे तो उनको भी आप आमंत्रित कीजिए उनकी अपनी बात कहने के लिए, जब अध्यक्ष महोदय जी, से पहले, तो उनसे श्योर भी हम सर। लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है, आप जी शुरू सर, कर जी सर। सकते हैं। तो मैं कार्यक्रम के बारे में बता रही थी कि इस कार्यक्रम को हमने 2 चरणों में बांट दिया है। पहला चरण जो होगा उसमें कथाकार अपनी कथा सुनाएंगे और फिर उसके लिए प्रश्नोत्तर का एक सत्र भी रखा जाएगा। जिन्हें भी उनसे कुछ प्रश्न इत्यादि करने हैं वो कर पाएंगे। और दूसरे चरण में हमारे जो अतिथि हैं वो उनका हम बहुमूल्य वक्तव्यों को हम उनसे लाभान्वित होंगे और वे अ, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और अब मैं बताने जा रही थी कि आज के इस कार्यक्रम में जो कथाकार हैं वे कौन से हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगी। हमारे साहित्यकार कथावाचक जिनकी फेहरिस्त आप सबके साथ साझा करने का स्वर्णिम अवसर मैं हाथ से जाने नहीं दे सकती। जो साहित्यकार आज इसकी साहित्यिक संध्या को अपनी लघु कथाओं रूपी अनुपम उपहारों से समृद्ध करने वाले हैं, उनके नाम है श्रीमती सुनीता शानू जी, डॉक्टर सुरेंद्र रावत जी,
डॉक्टर उपासना दीक्षित जी, श्री मुक्तिनाथ मिश्र जी, सुश्री दिव्या अरोड़ा जी, श्रीमती प्रीति ढींगरा जी, डॉक्टर सुरेश मिश्र उर्फ तृप्त जी, श्री प्रेम सिंह नेगी जी, तथा अगर अनुमति होगी तो मैं भी अपनी कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर समय रहा तो। श्रीमती तरिंदर कौर जी, एक बार आप बोल औपचारिक दो। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हेलो। आप जारी रखिए। जी। अ, श्रीमती तरिंदर कौर जी औपचारिक उस तक। धन्यवाद ज्ञापन से हमें कृतार्थ करेंगी। आज की इस सुंदर संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अधिक समय न लेते हुए इस सभा के अध्यक्ष, अभी वो आए नहीं हैं। हाँ, आप कथा वाचन शुरू कीजिए, लघु कथा सुनवाना शुरू कीजिए। जी। ओके, तो सबसे पहले जिन्हें मैं अपने इस कार्यक्रम का आगाज हम हमारे प्रथम साहित्यकार श्री प्रेम सिंह नेगी जी की लघु कथा वाचन से करना चाहेंगे, और उनकी कथा का शीर्षक है इंतजार नहीं, कस्तूरी की खोज। कस्तूरी की खोज इनका शीर्षक है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत के नग पर्वतों से प्रेम करने वाले श्री प्रेम सिंह नेगी जी उत्तराखंड में जन्मे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक को अपने कदमों से नाप चुके हैं। अपने रास्ते स्वयं गढ़ने वाले नेगी जी आजकल अपनी कविताएं गढ़ने में संलग्न हैं। आज के इस कथावाचन संध्या में आप हमें अपनी लघु कथा कस्तूरी की खोज सुनाएंगे। आदरणीय नेगी जी, लघु कथा वाचन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप बोल दो। मैंने आप अनम्यूट कर लीजिए प्रेम सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? मैं हरिसुमन बिष्ट। हाँ हाँ जी, आपका नमस्कार स्वागत सर। है बुश जी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। और मैं आपकी सॉरी, मैं परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है। मैं लेट हो गया, पहले मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल लेट नहीं है। अभी हम शुरू ही कर रहे हैं। निकी जी अच्छा, सुनाइए। जी जी। जी अब आ रही है ये मेरी आवाज आ रही? हेलो जी। मैं सीमा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इतने भारी भरकम शब्दों का इन्हें मेरे लिए प्रयोग किया। और सभी उपस्थित महानुभावों को दंडवत प्रणाम, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं अपनी लघु कथा कस्तूरी की खोज आपके सामने समकक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रस्तुत है। कमरे की खिड़की से ढलते सूरज की मध्यम धूप आ रही थी। 64 वर्षीय राघव बाबू बिस्तर के सहारे टिके हुए गहरी सोच में डूबे थे। अभी कुछ ही समय पहले तक इस घर में कितनी रौनक थी। राघव बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी गाड़ी कमाई का एक एक पैसा बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया था। पर आज जब वो रिटायर होकर बिस्तर पर पड़े थे तो सब बदल चुका था। बड़ा बेटा विदेश में अपनी दुनिया में व्यस्त था और बेटी अपने ससुराल के ताने बाने में उलझी थी। राघव बाबू को एहसास हो रहा था कि दुनिया के अधिकतर रिश्ते कहीं न कहीं किसी उम्मीद, किसी स्वार्थ की डोर में बंधे हैं। वक्त की धूप में सबने अपना रंग बदल लिया था। तभी कमरे में उनकी पत्नी सुमिता हाथ में गर्म काले का गिलास ले दाखिल हुई। उनके चेहरे पर थकान थी, पर राघव को देखते ही उसने एक मीठी मुस्कान ओढ़ ली। उसने आगे बढ़कर राघव की पीठ के पीछे तकिया को ठीक किया। राघव ने सुमिता के झुर्रियों भरे हाथों को देखा और लगा कि इस मतलबी संसार में अगर कोई बिना किसी लालच के साये में किसी तरह साथ खड़ा है तो बस वह है उनकी अर्धांगिनी। राघव ने सुमिता का हाथ थाम कर कहा, सब मोह माया है सुमिता, हम खाली हाथ इस शून्य से आए थे, एक दिन अकेले ही लौट जाना है। फिर यह अहंकार
ये अहंकार, ये भागदौड़ क्यों? सुमित्रा ने उनके माथे को सहलाते हुए कहा, आप थक गए हैं, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, अब आराम करिए। ड्यूटी पूरी कर दी है। सुमित्रा के इन शब्दों ने राघव के भीतर एक चिंगारी सुलगा दी। उन्हें लगा कि जब सांसारिक कर्तव्य पूरे हो गए तो अब उस परम सत्य को खोजने का समय आ गया है, जिसके बिना यह जीवन अधूरा है। अगली सुबह राघव बाबू किसी को बताए बिना केवल एक झोला लेकर घर से निकल पड़े। उनके मन में सत्य को पाने की तीव्र छटपटाहट थी। वो ऋषिकेश पहुंचे। वहां से पहाड़ों, ऊंचे हिमालय, पवित्र नदियों के किनारे और घने जंगलों में भटकने लगे। उन्होंने कई गुफाएं देखी, कई संतों के चक्कर काटे, व्रत उपवास के, पर हफ्तों भटकने के बाद भी उनके भीतर की बेचैनी शांत नहीं हुई। उन्हें यह सत्य, वो सुकून कहीं नहीं मिला। एक शाम थक हार कर वो केदारनाथ मार्ग पर एक पहाड़ी चट्टान पर बैठ गए। ठंडी हवाएं चल रही थी। सामने हिमालय की बर्फीली चोटियां चमक रही थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बुदबुदाए, आखिर कहाँ मिलेगा वो सत्य? क्या इन पहाड़ों और जंगलों में कुछ भी नहीं है? तभी पास की एक कुटिया से एक वृद्ध तपस्वी फकीर बाहर आए। उन्होंने राघव के रोने की आवाज सुनी थी। वो राघव के करीब आए। उनके कंधे पर उनके कंधे पर हाथ रखा और मंद मुस्कुराते बोले, बेवकूफ बन गए ना बाबा? राघव ने चौंक कर फकीर की तरफ देखा। फकीर ने गहरी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल उस कश्ती में की तरफ भटक रहे हो जो अपनी ही नावी में छिपी खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। अरे पगले, जिसे तुम बाहर इन पहाड़ों, नदी नालों में खोज रहे हो, वो बाहर कहीं नहीं है। वो तो तुम्हारे अपने ही दिल में है, तुम्हारी अंतरात्मा में। फकीर के इन शब्दों ने राघव बाबू के भीतर जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल दिया। उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। सत्य बाहर की दुनिया को त्यागने में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने में था। खुद को जानना ही असली कारण था। राघव बाबू के चेहरे पर असीम शांति छा गई। राघव बाबू के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। उन्होंने फकीर के चरण छुए और वापस अपने घर की ओर कदम बढ़ा लिए। वो घर घर से भागे हुए कोई बैरागी नहीं थे। वो घर से भागे हुए कोई बैरागी नहीं थे। अब वो जान चुके थे कि जीवन का मकसद क्या है। घर लौटकर जब उन्होंने स्मिता को देखा तो उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। अब उनके लिए संसार कोई बंधन नहीं, बल्कि खुद को जानने का एक पवित्र साधना बन चुका था। धन्यवाद। जी, धन्यवाद नेगी जी धन्यवाद सीमा जी। इस सुंदर कथा के लिए। हमसे जलने वालों की भीड़ कम नहीं, पर हमारी पहचान किसी से भी कम नहीं। आयरन लेडी अवार्ड से अपनी पहचान बनाने वाली श्रीमती दिव्या अरोड़ा मूलतः पंजाब की निवासी हैं। एक प्रतिभाशाली लेखिका और कवयित्री होने के साथ साथ वे एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो वॉइस ऑफ अमृतसर नामक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। विभिन्न पुरस्कारों तथा प्रमाण पत्रों से सम्मानित दिव्या जी की पहली पुस्तक सफर ए जज्बात उनकी अनकही भावनाओं का संग्रह है। दिव्या जी अपनी लघु कथा इंतजार से आप सभी श्रोताओं का दिल जीत लेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दिव्या जी, मंच पर आपका समाज हार्दिक शास्त्रियों में स्वागत रस्ते है। में हूँ तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो स्पेशल होती हूँ। मेरा पहला प्रयास है, तो इसका नाम है इंतजार। एक एक पल भारी हो रहा था। आईसीयू के बाहर बस इंतजार कर रही थी कि कोई खबर आए। जो उसकी पूरी दुनिया थी, आज वही दुनिया जैसे थम सी गई थी। कल जो साथ में केक काट रही थी, आज बात तो छोड़ो, एक नजर भी देख नहीं रही थी। शीशे के उस पार से बस एक झलक पाने की कोशिश थी, पर हर कोशिश बेकार हो रही थी। आंखें बंद कर वह हर मन्नत मांग रही थी, बस एक ही दुआ कि एक बार अंदर गई माँ आंखें खोल ले। उनके साथ बिताया हर पल आंखों के सामने घूम रहा था। जब माँ खाना खिलाने के लिए उसके पीछे भागा करती थी, तो उसके बिना कहे पता चल जाता था कि उसे कब क्या चाहिए। अपने दिल की हर बात बताने के लिए उसे कभी किसी खास दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसके सबसे पक्की दोस्त उसकी माँ हमेशा उसके पास थी। पर आज आज सब अलग था। माँ बेसुध थी, उससे बात नहीं हो कर रही थी। वो किससे कहे, क्या कहे कि वो कितना डर गई है, क्योंकि उसकी हर बात सुनने वाली आज बहुत चुप थी। माँ की एक एक नसीहत, एक एक बात उसके कानों में
गूंज रही थी और उसके भीतर भीतर उसको तोड़ रही थी। बस फिर से अपनी माँ का स्पर्श महसूस करना चाहती थी। बस एक दरवाजे की दूरी थी, पर उसे तय करने में जैसे सदियां बीत रही थी। फिर भी कोई खबर नहीं, कोई बताता नहीं कि माँ कैसी है। जिस माँ उसके किए गए वो आधे घंटे पर आश्रित थी, अस्पताल तक माँ का उसका हाथ पकड़ कर लाई थी। जाने कब यह हाथ फिर पकड़ पाएगी, कब वो प्यार को फिर से महसूस कर पाएगी और सहलाएगी और कहेगी, मैं हूं ना, तो चिंता मत कर। ये इंतजार बहुत निर्दयी होता है। शुक्रिया। इस प्रेरक प्रेरक कहानी के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद दिव्या जी। हालांकि बीच में थोड़ा सा आपका स्वर सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर कहानी थी इंतजार। और शुक्रिया। अब इस जिंदगी से तुमने जो सावन चुरा लिया, इस जिंदगी से तुमने जो सावन चुरा लिया, मैंने इन्हीं आंखों में उस सावन को पा लिया। इन खूबसूरत पंक्तियों के रचयिता श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी हमारे अगले कथाकार हैं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में वरिष्ठ सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत रावत जी ज़हनी तौर पर एक लेखक हैं, जिन्होंने अनेकों प्रतिष्ठित मंचों से श्रोताओं को अपनी लेखनी का मुरीद बनाया है। कुमाऊनी भाषा सम्मेलन, नई कलम नया कलाम, काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह तथा आकाशवाणी दिल्ली इत्यादि ऐसे मंच हैं जहां से अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने श्रोताओं का दिल जीता है। विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों से लगभग 15 सम्मानों के हकदार रावत जी अब तक 4 स्वरचित वीडियोज का निर्माण कर चुके हैं। आज का सच, इस लघुकथा वाचन के लिए आपको मैं ये मंच सौंपती हूँ। रावत जी, मंच आपका है, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। खासकर हमारे आचार्य राजेश जी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं एक अपनी छोटी लघु कथा आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। इस कहानी का नाम है आज का सच। ये दो दोस्तों की कहानी है और मैं इस कहानी का श्रवण प्रारंभ कर रहा हूं। ये राम सिंह और श्याम सिंह नाम के दो दोस्तों की कहानी है। राम सिंह और श्याम सिंह को पुलिस सेवा में आज पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। आज फिर एक बार दोनों दोस्त इकट्ठा हुए हैं। अगले अपने विभाग के एक कार्यक्रम में आज श्याम सिंह को एक बेहतर सेवा के लिए प्रशंसा पत्र मिलना है। मेहनत तो राम सिंह भी बहुत करता है, पर उसका नाम इस बार भी पुरस्कारों की लिस्ट में नहीं आया है। दोनों ही मित्र पुरस्कार मिलने की खुशी में अपने होटल के कमरे में बैठे हैं और अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। राम सिंह बता रहा है कि कैसे उसने अपने क्षेत्र के सभी अराजक तत्वों का सुधार की दशा में लगाया हुआ है और कैसे उसके क्षेत्र से धीरे धीरे गुंडे, मवाली, बदमाश अब सुधर रहे हैं और अपराध मुक्त समाज की ओर उसके क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। श्याम सिंह ध्यान से
उसकी बातें सुन रहा है और सहमति में अपना सर भी हिला रहा है और साथ में अपने गिलास से बियर भी पीता जा रहा है। राम सिंह ने बताया कि फिर भी उसके सीनियर उसके कार्यों से खुश नहीं हैं और कहते रहते हैं कि उसके क्षेत्र में ना ही किसी गुंडों को पकड़ा जा रहा है, ना ही कोई चोर पकड़ा जा रहा है और ना ही कोई चोरी, किसी डकैती, किसी झगड़े में कोई गिरफ्तारी हो रही है और उसकी जिले की सारी जेलें खाली पड़ी हैं। श्याम सिंह ने ध्यान से राम सिंह की सारी बातें सुनी और बताया कि पिछले सालों में उसके साथ भी एक ऐसा ही हो रहा था और उसके अफसर भी उससे नाखुश थे, इसलिए उसने अब अपने कार्य की तरीके को बदल दिया है। श्याम सिंह ने बताया कि अब वह किसी भी मामूली से झगड़े में भी दोनों पक्षों को जेल में डाल देता है। कैसे उसने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है कि उसकी सारी की सारी जेलें हमेशा ही भरी रहेंगी और उसकी पुलिस टीम रोज ही किसी न किसी को पकड़कर जेल में लाएंगी और मुकदमा बनाएंगी। श्याम सिंह ने बताया कि अब उसके अफसर बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अब लग रहा है कि श्याम सिंह ने मेहनत से काम शुरू कर दिया है, इसीलिए आज उसका उत्तम सेवा सम्मान से पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी इस सुंदर सी कथा के लिए। हम आपके आभारी हैं, आपने कितनी सुंदर कथा सुनाई है। अगली हमारी वो है कथाकार जिनको हम बुला रहे हैं, साहित्यकार हैं हमारी। मुद्दों में हल्कापन इस कदर छा गया, मुद्दों में हल्कापन इस कदर छा गया, हर तरफ जुमलों का बाजार गरमा गया। उपासना जी की कलम की ताकत का अंदाजा आप इन पंक्तियों से लगा सकते हैं। हमारी अगली कथाकार हैं डॉक्टर उपासना दीक्षित जी। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी उपासना जी की कुल 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं मन के मोती, मन कुछ अनमना सा है, मन तो सच्चा है जी इत्यादि। इंग्राहिम इंस्टीट्यूट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गाजियाबाद में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत उपासना जी अनेकों सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। उपासना जी अखिल भारतीय स्नातक संघ महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। गुफ्तगू पत्रिका की संरक्षक तथा मरु नवकिरण पत्रिका में अपना विशेष सहयोग दे रही हैं। उपासना जी इस लघु कथा वाचन कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अपनी लघु कथा विज्ञापन के वाचन के लिए मंच आपको सौंपती हूँ। उपासना जी, मंच आपका है। सीमा जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर शब्दों से आपने आज इस मंच पर आमंत्रित किया है। आदरणीय राजेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी वजह से ये मंच इतना समृद्ध होता जा रहा है और आज मैं अपना लघु कथा वाचन यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। एक मेरी जो कहानी है वो ये है कि उसका शीर्षक है व्यवस्था। कॉलेज जाते समय एकाएक मेरी दृष्टि फुटपाथ पर बैठी एक महिला की ओर जाती है। मेरे बढ़ते कदम रुक जाते हैं। मैं पास में ही खड़ी रहकर कुछ देर और उसे देखने का प्रयास करने लगती हूँ। देखकर लगता है जैसे वह 6-7 महीने की गर्भवती है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कपड़े भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। अपने कुर्ते को खींचकर ऊपर चढ़ाया हुआ है
उभरा हुआ पेट दिख रहा है, दोनों पैरों को फैलाकर बैठी है और इधर उधर फेंके हुए भोजन के टुकड़ों को निगलते हुए अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रही है। मैंने जानने का प्रयास किया कि वह कौन है, कहाँ से आई है, साथ में कोई सगा संबंधी है भी या नहीं। बहुत तलाशने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता। मैं भी अनेक प्रश्नों में उलझती सुलझती कॉलेज की तरफ बढ़ जाती हूँ। स्त्री के मां बनने के ईश्वर प्रदत्त वरदान पर कई प्रश्न दिमाग में तैरने लगते हैं कि उसे इस दशा में पहुंचाने वाला आखिर कहाँ है। यदि वह मानसिक स्थिति के कारण भटक गई है तो क्या उसकी खोज खबर लेने वाला इतना उदासीन हो सकता है? क्या वह भावी संतान के लिए उसके कोई सपने या फिर केवल इच्छा भावी संतान के लिए कोई सपने हैं या नहीं, या फिर केवल इच्छा पूर्ति का साधन मात्र मानकर उसे छोड़ दिया गया है, या फिर भयानक क्रूरता के दंश झेलकर अपना मानसिक नियंत्रण खो चुकी है। कॉलेज से लौटते समय मैंने फिर से उसे देखने का प्रयास किया। 5-6 नवयुवक उसे छेड़ कर परेशान कर रहे थे और वह उन्हें दूर हटाने का इशारा करती हुई चिड़चिड़ा रही थी। मैंने नजदीक जाकर उन नवयुवकों से आग्रह किया कि वे उसे शांत रहने दें। मेरे विनम्र आग्रह को मानकर सभी वहां से जाने लगे और ज्यों ही उस युवती की तरफ कुछ पूछने के लिए मैं बढ़ी, वैसे ही वह मुझे देखकर जोर जोर से अपने पेट पर हाथ मारने लगी। मैंने वापस लौटना ही उचित समझा क्योंकि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। अपनत्व से रहित क्रूरता से स्थापित संबंध का आभास हो गया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी आपने हमें सुनाई और बहुत प्यारी इसमें बात थी। अब मैं जिन्हें बुलाना चाह रही हूँ वे हैं हमारी अगली कथाकार। लेखनी की मैं धनी भावों का राग सुनाती हूँ, लेखनी की मैं धनी भावों का राग सुनाती हूँ, प्रीत ही है रीत मेरी, मैं प्रीति कहलाती हूँ। आप समझ ही गए होंगे मैं अब जिन्हें मंच पर बुलाने जा रही हूँ वे हैं श्रीमती प्रीति ढींगरा जी। स्वभाव में मिठास, कलम में ताकत और वाणी में माधुर्य जिनकी पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियां शिव सावन मनभावन, भाव वसुधा, अमर धरा के अमर सपूत, प्रीत के मीत माधव आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपना स्थान बना चुकी हैं। टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजी गई प्रीति जी अपने अध्ययन काल में जानकी देवी महाविद्यालय की टॉपर रह चुकी हैं और सिने जगत के शानदार अभिनेता तथा मुंबई के शेरिफ स्वर्गीय सुनील दत्त जी से पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। आज के इस मंच पर अपनी लघु कथा एक अनकही दास्तान से कमाल कर देने वाली प्रीति जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए प्रीति जी, अब मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम। कुछ मेरे लिए ये शब्द कुछ ज्यादा ही थे। अपने आप को मैं बहुत कम पाती हूँ। इतने उत्कृष्ट बड़े बड़े विद्वानों के मध्य मैं आज पहली प्रस्तुति दे रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोगों से माफी मांगती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप सब मुझे एक प्रोत्साहन जरूर दें अगर कुछ गलती भी हो जाए तो। मेरी कहानी का शीर्षक है एक अनकही दास्तान। उसकी आंखों में आज गहरी वेदना थी, गला रुंधा हुआ था और हृदय तीव्र पीड़ा से भरा हुआ था। वर्षों पहले की धुंधली स्मृतियां आज फिर आंखों के समक्ष स्पष्ट उभर आई थी। वह बार बार स्वयं से प्रश्न कर रही थी कि उस दिन वह क्यों अपने मन की बात कहने में चूक गई। काश यह शब्द उसके भीतर आज शूल की भांति चुभ रहा था। यदि उस दिन वह अपने मन की बात सुनकर समझ लेती और कह देती तो संभवतः आज उसका जीवन इतना नीरस और वीरान ना होता। युवावस्था में जो आंखें कभी सपनों और आशाओं से भरी रहती थीं,
आज उनमें एक अजीब सा खालीपन था। वे मानो अतीत के उन पलों को खोज रही थी जो अब केवल स्मृति बनकर रह गए थे। कभी सफल लेखिका बनने का सपना देखती थी अनन्या। उसके लिए उसके सपने बहुत महत्वपूर्ण थे। इसी दौरान उसकी मित्रता आरव से हुई। आरव की आंखों में अनन्या के लिए कोमल भावनाएं साफ दिखती थी, पर अनन्या ने उसकी भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। भावनाओं की जादूगरी बिखेरने वाली अनन्या स्वयं अपनी ही भावनाओं को अनदेखा कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों की राहें अलग हो गई। समय बीता, अनन्या ने सफलता, सम्मान और प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर मन का एक कोना हमेशा खाली रहा। आज उसे एक साहित्यिक समारोह में आमंत्रित किया गया था। वहां एक नई पुस्तक का विमोचन होना था। मंच पर रखी पुस्तक का शीर्षक था अनकही दास्तान। लेखक का नाम देखकर वह चौंक गई। वह आरव था। कार्यक्रम के बाद उसने पुस्तक पढ़ी। कहानी में उसे अपने ही जीवन की झलक दिखाई दी। अंतिम पृष्ठ पर नायक के कहे कुछ शब्द यूं थे, कुछ लोग जीवन से चले जाते हैं, लेकिन कहानी से कभी नहीं जाते। यदि कभी यह कहानी तुम तक पहुंचे तो जान लेना कि मैंने केवल तुमसे ही नहीं, तुम्हारे सपनों से भी प्रेम किया था। यह पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं और सभी बीती बातें, यादें आंखों के आगे आ गईं। अगले दिन उसने आरव से मिलने का निर्णय लिया। मुलाकात के दौरान दोनों ने वर्षों की चुप्पी को शब्द दिए। तब आरव ने मुस्कुराकर कहा, हम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन क्या हमें शेष जीवन भी उसी पछतावे में बिताना चाहिए? हमने अपने जीवन की पहली पारी अपने अपने सपनों और जिम्मेदारियों को दी। क्या दूसरी पारी हम अपने लिए नहीं जी सकते? अनन्या ने खिड़की के बाहर डूबते सूरज को देखा। उसे लगा जैसे जीवन उसे एक दूसरा अवसर दे रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद हमारी अनकही दास्तान का अंत अभी लिखा ही नहीं गया है। आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि कुछ कहानियां अंत के लिए नहीं बनी, नई शुरुआत के लिए लिखी जाती हैं। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि सपने और रिश्ते एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। दोनों ने जीवन की दूसरी पारी साथ जीने का निर्णय लिया। उस दिन अनन्या ने जाना कि सफलता जीवन को ऊंचाई देती है, पर रिश्ते उसे अर्थ देते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, इतनी खूबसूरत और प्रेरणा देने वाली कहानी के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद प्रीति जी। रिश्ते अब बात कम, हिसाब ज्यादा रखते हैं। लोग दिल कम मगर नकाब ज्यादा रखते हैं। घर के आंगन में भी अब धूप नहीं ठहरती, सब खिड़कियों पर हिजाब ज्यादा रखते हैं। ये पंक्तियां हैं साहित्य जगत के उभरते हुए सितारे श्री मुक्तिनाथ मिश्रा जी की। व्यवसाय से अध्यापक श्री मिश्रा जी हेतमपुर बिहार में जन्मे हैं। आपने हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं में एमए की डिग्री प्राप्त की है, जिसका असर आपकी लेखनी में स्पष्ट दिखाई देता है।
स्वभाव से आप यायावर हैं, कारण भूगोल में बीए ऑनर्स किया है। अध्यापक हैं, अतः हरफन मौला हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके 200 से अधिक आलेख छप चुके हैं और आज ये लघु कथा वाचन में अपना जादू बिखेरने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री मुक्तिनाथ मिश्रा जी का अपनी कहानी मजबूरियों के लिए। सर, मंच अब आपका हुआ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरी कहानी का शीर्षक है मजबूरियां। मजबूरियां। बरसों बाद उस सीमा पर बर्फ गिरी थी। ठंडी हवा चौकी के टीन वाले छप्पर को हिला रही थी। सिपाही रघुबीर बंदूक थामे पहरा दे रहा था। सामने वही पहाड़, वही कंटीले तार, वही सन्नाटा, जैसे देश दो हिस्सों में नहीं, दो डर में बंटा हो। रघुबीर को अचानक याद आया, अगर वह फौज में नहीं आया होता तो इस समय गांव में मजदूरी कर रहा होता। खेत वैसे भी बिक चुके थे। पिता की दवा, बहन की शादी और घर के कर्ज ने उसे बंदूक पकड़ा दी थी। तभी सामने हलचल हुई। धुंध के भीतर एक आकृति उभरी। दूसरी तरफ का सैनिक। दोनों लगभग एक ही उम्र के। दोनों ने एक साथ बंदूक तानी। कुछ पल तक वे बस एक दूसरे को देखते रहे। रघुवीर ने गौर किया, उस सैनिक की वर्दी पुरानी थी, जूते घिसे हुए थे, ठीक उसकी ही तरह। फिर आदेश आया। फिर वह आदमी बर्फ पर गिर पड़ा। सब शांत हो गया। रघुवीर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मरते हुए सैनिक की जेब से एक मुड़ी हुई तस्वीर बाहर झांक रही थी। एक औरत और दो छोटे बच्चे। रघुवीर के हाथ कांप गए। उसकी अपनी जेब में भी लगभग ऐसी ही तस्वीर थी। उस रात पहली बार उसे लगा, सीमा के दोनों ओर देश अलग थे, पर मजबूरियां बिल्कुल एक जैसी थी। धन्यवाद। धन्यवाद मुक्तिनाथ जी इस अप्रतिम कथा के लिए। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है आदमी इस जहान में अपनी जगह। अब मैं जिन्हें इस मंच पर बुलाने जा रही हूं, उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती सुनीता शानू जी। एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभावती स्त्री जिसने काव्य पाठ, व्यंग पाठ, संचालन, संयोजन, अध्यक्षता, विभिन्न पत्रिकाओं में लेखन, अनेकों प्रतियोगिताओं में जज के रूप में भागीदारी, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आलेख, कहानियों तथा कविताओं आदि में योगदान, सरीखे साहित्य की अनेकों विधाओं में महारत हासिल की है। इनके प्रकाशित संग्रह में फिर आया मौसम चुनाव का, मन पखेरु फिर उड़ चला आदि हैं। आज के इस लघु कथा वाचन के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ व अपनी लघु कथा आजादी के वाचन हेतु मंच आपको सौंपती हूँ। शानू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सीमा जी और बाकी आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद सीमा जी। मैं अपनी कहानी आज ऑफिस से ही सुना रही हूँ, अभी निकल नहीं पाई हूँ। कहानी का शीर्षक है आजादी।
मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। सभी घूंघट उठाते और चांद का टुकड़ा है, बहुत सुंदर है कहकर बलाएं लेते। बहू उठकर पांव छूती, फिर पीढ़ी पर बैठ जाती। सुबह से यही क्रम जारी था। नई नवेली को घेर कर बैठी नवविवाहिता महिलाएं मुस्कुराते हुए अपने अनुभव खोल रही थी कि किस तरह से उन्होंने पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाई थी और सबका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। समाज सेवी सास ने भी बताया कि उसकी बदौलत आज घर में सब चैन से हैं। सब कुछ पहनने की आजादी भी है। बेटी बहू में कोई फर्क नहीं है। अचानक कोने में बैठी दादी सास उठी और नई नवेली का घूंघट हटा सास की बगल में चारपाई पर बैठा बोली, अब किसी को भी परंपराएं तोड़ने और बड़ों का तिरस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वक्त तुम्हारा है, अपने ढंग से जियो, लेकिन याद रखना, इज्जत हमेशा देने से ही मिलती है। सबका खुला मुंह अब बंद हो चुका था, साथ ही एक परंपरा और टूट गई थी। धन्यवाद। इस शानदार कहानी के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद शानू जी। बात सीधी थी मगर टेढ़ी सुना दी उसने। जख्म पर मुस्कुराहट की दवा लगा दी उसने। समाज की खामियों पर अपने कलम की नोक से वार करने वाले व्यंग्यकार हंसते हंसते समाज को उसकी कुरूपता बता देते हैं। ऐसे ही कलम के जादूगर हैं हमारे इस कथा वाचन कार्यक्रम के अंतिम वाचक डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा उर्फ तृप्त जी, जिन्होंने दक्षिण भारत की धरती से उठकर राष्ट्रीय पटल पर अपनी लेखनी का परचम लहराया है। उर्तृप्त जी के व्यंग्य सीधे मनुष्य की आत्मा में उतरते हैं, जिसका साक्षात प्रमाण साहित्य तक पर देश के लाखों श्रोताओं द्वारा सराहा गया उनका कालजयी पाठ शिक्षक की मौत है। किशन रेड्डी एवं तेलंगाना सरकार द्वारा श्रेष्ठ नवयुवा रचनाकार सम्मान से अलंकृत डॉक्टर उर्तृप्त एक अप्रतिम राष्ट्र निर्माता शिक्षाविद भी हैं, जिन्होंने अकादमिक जगत को समृद्ध करते हुए लगभग 55 पाठ्य पुस्तकों का अप्रतिम संसार रचा है। तेलंगाना सरकार के पाठ्य पुस्तक विभाग में कार्यरत डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा उर्तृप्त जी का कथा वाचन के इस पावन मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी कहानी है कीमत ममता की। सर, मंच आपका है। धन्यवाद सीमा जी और सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कि सीमा जी ने मेरी लघु कथा का शीर्षक बताया है कीमत ममता की, तो लघु कथा कुछ इस प्रकार से। अरे शीला, जरा कार की खिड़की ऊपर चढ़ा, देख बाहर एक फटीचर बुढ़िया अपने गंदे बच्चे को लेकर भीख मांग रही है। ये लोग हमारे शहर का लुक खराब करते हैं। जी मैम साहब, अभी शीशा बंद करती हूँ। वैसे मुन्ने को बहुत तेज प्यास लगी है, पानी की बोतल खत्म हो गई है। ओह गॉड, इस वीरान हाईवे में पानी कहाँ मिलेगा? मुन्ने का गला सूख रहा है पर रो रहा है, कोई दुकान भी नहीं दिख रही। तभी वही गरीब औरत कार के शीशे पर दस्तक देती है। मैम साहब, जरा शीशा नीचे करिए, आपके छोटे बाबू का रोना मुझसे सहा नहीं जा रहा। मेरी सुरेशी, आपकी आवाज खत्म हो गई है। सुरेशी, हटो पीछे। आपकी आवाज। तुम्हारा पानी साफ है भी या नहीं? सुरेशी, मेरे बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो? मेम साहब, पानी गंगा जैसा साफ है। मैं खुद माँ हूँ, बच्चे की तड़प पहचानती हूँ। पिला दीजिए, नहीं तो बाबू बेदम हो जाएगा। मम्मी मम्मी, पानी पानी, बहुत प्यास लगी है मम्मी। अच्छा लाओ, दे दो। क्षमा चाहता हूँ। अच्छा लाओ, दे दो। लो बेटा, पी लो। ओह, अब जाकर इसकी जान में जान आई। भगवान आपका भला करे मेम साहब, अब मैं चलती हूँ। रुको, ये लो 100 रुपए का नोट, अपने पानी की कीमत रख लो। नहीं मेम साहब, कुदरत ने ममता की कोख में दूध और जमीन के सीने में पानी बेचने के लिए नहीं दिया।
अगर कीमत ही देनी है तो अगली बार जब किसी भूखे प्यासे को देखना तो अपनी मर्सिडीज का शीशा मत चढ़ाना, क्योंकि प्यास अमीर गरीब नहीं दिखती, वो सिर्फ एक तड़पती हुई रूह दिखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। इस शानदार कहानी के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और मुझे लगता है और सीमा जी तृप्त जी, आप भी अपनी कहानी सुना दीजिए। आपका स्वागत है। सीमा जी का परिचय सब लोग जानते हैं। संस्कृत की प्राध्यापिका हैं, कविताएं लिखती हैं, काव्य संकलन उनका प्रकाशित हो चुका है। और मैं आपको अब आपका मंच आप ही को सौंपता हूँ कथा वाचन के लिए। धन्यवाद सर, मुझे यह अवसर देने के लिए। मेरा भी ये प्रथम प्रयास है, कोई त्रुटि हो तो मैं आप सबसे पहले ही क्षमा मांग रही हूँ। लघु कथा लिखने की कोशिश बहुत की, लेकिन कथा को लघु नहीं बना पाई। थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको पसंद आ जाए। मेरी कहानी का शीर्षक है असमंजस। तो आप ये कबूल करती हैं कि आपने ही मरहूम ललिता कुमारी की हत्या की है? जज ने कटघरे में सर झुकाए खड़ी रागिनी से कहा। इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? जज की अनुमति पाकर रागिनी कहने लगी, यह कहानी कुछ 1.5 साल पहले की है, जब मैं अपने पति के साथ अपने नए घर में रहने के लिए आई थी। बड़े घर में काम ज्यादा होने के कारण अपनी मदद के लिए मुझे एक सहायक की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। एमएनसी में नौकरी करने की सबसे बड़ी सजा यही थी कि मैं घर के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। बस जिस दिन वर्क फ्रॉम होम होता, उसी दिन घर को कुछ देर देख पाती। इसलिए 24 घंटे की सहायता मेरी जरूरत बन चुकी थी। यही कारण था कि ललिता को काम पर रखने का बड़ा फैसला हमें लेना पड़ा। ललिता एक समझदार सेविका थी। उसने घर की जरूरतों को समझते हुए घर को कुछ इस तरह से संभाल लिया कि उसके आने के बाद घर को लेकर मैं बिल्कुल निश्चिंत सी हो गई थी। मैं खुश थी कि अब मैं अपनी जॉब में पूरी तरह से फोकस कर सकती थी। लेकिन ललिता ने घर में कब मेरी जगह ले ली, मुझे इस बात का एहसास नहीं हो पाया। धीरे धीरे घर के साथ साथ मेरी किचन पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी ललिता। मेरे पति, जो पहले मेरे सिवा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करते थे, अब हर बात के लिए उसे ही आवाज देते दिखाई देते। ललिता, जरा मेरी कॉफी तो बना दो। ललिता, मुझे जरा 2 पराठे तो सेक देना। सुनो ललिता, आज तुम अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेना। तुम जो भी बनाओगी वो स्वादिष्ट ही होगा। ये वाक्य मुझे अंदर तक शूल की तरह चुभने लगे थे। मगर मेरी मजबूरी थी कि छुट्टी वाले दिन भी ऑनलाइन मीटिंग्स ने मेरे पारिवारिक समय को मुझसे छीन लिया था। जब कभी रविवार को मन करता कि मैं राकेश के लिए कुछ बनाऊं, तो कोई ना कोई मीटिंग सौतन की तरह हमारे बीच में आ जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन हाथ से निकलती परिस्थितियों को मैं कैसे संभालूं, और हर बार ललिता ही मुझे मेरी रहनुमा बनकर राहत पहुंचाती। मैडम, आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। उसके ये शब्द एक अनपेक्षित सी मुसीबत के लिए आगाह तो करते, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ इसलिए अनदेखा कर देती कि कहीं ना कहीं मेरी सकारात्मक सोच ललिता में कोई बुराई नहीं खोज पा रही थी। सब कुछ ठीक से चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से मैं ललिता के व्यवहार में एक बदलाव सा महसूस करने लगी। उसका जरूरत से ज्यादा सजना संवरना और व्यवहार में तुनक मिजाजी मुझे एक अप्रत्याशित भय की सूचना दे रही थी। रोज उसके नाखूनों पर बदलते रंगों की नेल पॉलिश बार बार मुझे ये चेतावनी दे रही थी कि कहीं कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। और एक दिन जब मुझसे रहा न गया, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, क्यों ललिता, हर रोज मैचिंग नेल पॉलिश? इतने सारे नेल पेंट तुम कहाँ से लाती हो? फौरन अपने हाथ पीछे खींचती हुई झेप कर बोली, नहीं भाभी, आपके ड्रॉर में सफाई करते हुए रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर मेरा मन हुआ तो मैंने लगा ली। यह तो हद हो गई ललिता तुम्हारी। तुम मुझसे पूछ भी तो सकती थी ना। इसे तो चोरी ही कहेंगे, है ना? मैं गुस्से से उबल पड़ी, और जब मैंने अपने पति को इस घटना के बारे में सूचित किया, तो उन्होंने बजाय उसे कुछ कहने के उल्टे उसे बुलाकर फौरन उसके लिए उसकी पसंद से कुछ और शेड्स ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगा दिए।
मेरे ऐतराज करने पर मुझसे बोले, देखो, है तो हमारे ही घर की सदस्य की तरह, तुम्हारा सारा काम संभालती है, तो क्या हुआ अगर उसने एक आध नेल पॉलिश ले भी ली? तुम्हें क्या कमी है किसी चीज की? इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं। राकेश की आवाज में सख्ती थी। हैरान रह गई थी मैं उस दिन। ऐसा शौहर जिसने कभी अपनी बीवी के सिवा जिसे अपनी कभी बीवी के सिवा कुछ सूझता नहीं था, आज वही महज एक नौकरानी के लिए मुझे इस तरह से खरी खोटी सुना रहा था। मेरे सब्र की इंतहा तो उस दिन हो गई जिस दिन आपसी बहस के नतीजतन मेरे पति ने मुझे मेरे घर से ही निकाल दिया। आई कैन अफोर्ड टू लूज यू, नॉट माई सर्वेंट। डोंट कम इन बिटवीन। तुम्हें तो घर के लिए फुर्सत ही नहीं होती। अगर कोई घर संभालने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी तुम्हें ऐतराज है। चली जाओ यहां से, अपनी मां के पास। कर लूंगा मैं गुजारा तुम्हारे बिना। मेरे लिए उनके इन शब्दों ने भीतर तक मुझे तोड़ दिया था। हतप्रभ रह गई थी मैं ये शब्द सुनकर। खून का घूंट भरकर, अपना सूटकेस पैक कर, अपने पति का घर छोड़ टैक्सी ले पहुंच गई मैं अपनी मां के पास। पिता के देहांत के बाद मां अकेली ही रहती थी और इकलौती बेटी होने के कारण मैं ही उनके दुख सुख की साथी थी। मां मुझे देखकर बहुत खुश थी, लेकिन सच्चाई का पता चलते ही उन्होंने उल्टे पांव मुझे अपने घर लौट जाने की हिदायत दी। रात हो चुकी थी, सो अगली सुबह लौटने का विचार कर वहीं रात बिताने का निश्चय किया। क्रोध और पीड़ा के कारण सारी रात आंखों में ही कटी। दूसरे दिन सुबह मां ने समझा बुझाकर मुझे विदा किया। सारे रास्ते सिर्फ राकेश के वही शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। आई कैन अफोर्ड टू लूज यू, नॉट माई सर्वेंट। आपका डेस्टिनेशन आ गया मैडम। टैक्सी ड्राइवर ने मेरी तंद्रा तोड़ी। घर सामने था। घर की एक चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती थी, सो घंटी बजाने की बजाय सीधे ताला खोलकर अंदर जा पहुंची। और अंदर पहुंचकर जो देखा, उसे देखकर पैरों तले जमीन निकल गई। सामने क्या देखती हूँ? मेरे ही बेडरूम में मेरी ही साड़ी पहने ललिता मेरे ही बिस्तर में मेरे पति के आगोश में मेरी जगह लिए सो रही थी। सिर्फ सिर्फ एक रात पहले जिस पति को अकेला छोड़कर यह सोचकर घर से निकली थी कि मेरी कीमत का अंदाजा इन्हें तब होगा जब मैं सामने नहीं रहूंगी, वही पति जैसे मेरे जाने की बस इंतजार में था। कैसे बर्दाश्त होता मुझे जज साहब इतना बड़ा अपराध? क्या ये काबिले माफी था? आप ही बताएं। इतने बरस लग गए जिस आशियाने को बसाने में, उसे एक ही रात में मेरे पति ने तहस नहस कर दिया था। कैसे माफ कर सकती थी मैं इन दोनों को? मैंने आव देखा ना ताव, और जो गुलदान मेरे बेड की साइड टेबल पर पड़ा था उसे उठाकर अपने पति के आगोश में सोई हुई ललिता के सिर पर दे मारा। कितनी बार मुझे याद नहीं। जिसने मेरा घर उजाड़ दिया था उसे मैं कैसे जिंदा छोड़ सकती थी? कहते हुए रागिनी बिलख पड़ी। मुलजिमा रागिनी आहूजा को ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। जज के अल्फाज खौलते लावी की तरह कानों को चीरते हुए रागिनी की आत्मा तक पहुंच रहे थे। जिस पति का साथ पाने के लिए उसने यह कत्ल किया था, उसे हमेशा के लिए वह खो चुकी थी। पीड़ा, दुख और अफसोस से सराबोर उसका करुण रुदन उससे पाताल की गहराइयों में खींच रहा था। वह दुख की दलदल में धंसती जा रही थी। उसका मस्तिष्क सुन्न पड़ता जा रहा था कि अचानक एक परिचित स्वर ने उसे चौंका दिया। रागिनी, ओ रागिनी, उठो डार्लिंग। क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? 9 बजने को आए। और तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है? क्या कोई बुरा सपना देख रही थी? आंख खुली तो सामने राकेश खड़े मुस्कुराते हुए मुझे नींद से जगाने का प्रयास कर रहे थे। तभी चाय की ट्रे लिए ललिता ने कनखियों से मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखकर बोली, मैडम मैंने गीजर ऑन कर दिया है, आपकी साड़ी भी इस्त्री कर दी है, जल्दी से नहा लीजिए, मैं रसोई घर में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। रागिनी असमंजस में थी। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बधाई, बहुत शानदार कहानी। और अब आप आगे जारी रख सकती हैं। जी। मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अत्यंत धैर्यपूर्वक सभी कथाओं को
सुनते हुए अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। अब प्रश्नोत्तर सत्र हेतु आप सभी श्रोता आमंत्रित हैं। यदि आप में से किसी श्रोता को हमारे कथाकारों से कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप आगे जारी रखें, कोई सवाल होगा तो बीच में भी ले सकती हैं। ठीक है सर, आप सभी श्रोताओं का कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम दूसरा चरण प्रारंभ कर रहे हैं। अब प्रारंभ होता है इस कार्यक्रम का दूसरा चरण, जिसमें हमारे अतिथि अपने विशिष्ट वक्तव्यों से हमारा ज्ञानवर्धन करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं सीमा जी एक बात इस समय जोड़ना चाहता था कि असल में हमारे जो अतिथि हैं मुख्य रूप से, जैसे संदीप जी हैं और हरि सुमन बिष्ट जी हैं और रमेश यादव जी हैं, उनके लिए विशेष निवेदन ये है कि असल में ये एक तरह का कार्यशाला है। आपने देखा कि कुछ लोग तो पहली बार ही अपनी लघु कथा सुना रहे हैं, तो आप अगर उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे जिससे कि वे आप भविष्य में आप ही की तरह और बेहतर लघु कथाएं लिखें, तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो सीमा जी आप आगे चलें। जी सर। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। अर्थात महान और सज्जन व्यक्ति के विचार, वचन और कर्म हमेशा एक समान होते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार का व्यक्तित्व भी ऐसा ही पारदर्शी और अनुकरणीय होता है। सर्वप्रथम जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ वे हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश यादव जी। भारत की माया नगरी मुंबई से ताल्लुक रखने वाले महान साहित्यकार डॉक्टर रमेश यादव एक स्वतंत्र पत्रकार एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने हिंदी और मराठी भाषा के बीच एक सेतु का कार्य किया है। मुंबई विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ आपने बैंकिंग, अनुवाद, पत्रकारिता, विविध विधाओं में मौलिक लेखन आदि भी किया है। हिंदी बाल साहित्य के साथ मराठी लोक साहित्य को हिंदी भाषा में ले आने का प्रशंसनीय कार्य करने वाले डॉक्टर यादव की अब तक 19 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बिंब, प्रतिबिंब, वैकल्य, लोक रंग, शहरीनामा इत्यादि कृतियों के रचयिता डॉक्टर रमेश विभिन्न मान सम्मान तथा पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर का सौहार्द सम्मान, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार गुणवंत, कामगार सम्मान, कमलेश्वर स्मृति कहानी पुरस्कार सरीखे अनेकों पुरस्कार हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में अपना सक्रिय योगदान देने वाले डॉक्टर रमेश यादव का मुख्य अतिथि के रूप में हम स्वागत करते हैं। मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय मंच, आज के समारोह के अध्यक्ष श्री हरिसुमन बिष्ट जी, आचार्य राजेश कुमार जी, पिछले दिनों दरअसल राजेश जी मुंबई आए थे तो रूबरू हम परिचय हुए और एक दूसरे से काफी प्रभावित भी रहे। और वैसे परिचय तो बहुत पुराना है, लगभग 8-10 सालों से जानते हैं। तो ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, इस कार्यक्रमों में एक दूसरे से हम परिचित चेहरे से होते रहते हैं, उनकी विधाओं से, उनके साहित्य से कहीं ना कहीं पढ़कर जानते रहते हैं। आज भी मंच पे कई लोग उपस्थित हैं, कई लोगों से पढ़ के मैं जानता हूँ, परिचय है। इस सत्र में मुझे लगता है लगभग 9 लघु कथाएं पढ़ी गई और सभी लघु कथाएं एक से बढ़कर एक थी। राजेश जी की इजाजत मैं चाहूंगा कि सबने अगर लघु कथा प्रस्तुत की तो मैं भी अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत करूं या सीधे अपने वक्तव्य पे आ जाऊं? नहीं नहीं, आप दरअसल में सीमा जी कहना भूल गई, आप लघु कथा भी प्रस्तुत करेंगे, कर दीजिए, करना, हाँ, आपका स्वागत है। क्योंकि आप लोगों की श्रेणी में मैं भी बैठना, क्योंकि सीमा जी ने इतना विस्तृत और विशाल मतलब व्यक्तित्व और वगैरह कह के परिचय कर दिया। मैं भी अपने आप को अभी भी विद्यार्थी मानता हूँ, विद्यार्थी के तौर पर ही काम करता हूँ। बहुत खूब, बहुत और खूब। जैसे मेरे परिचय में है कि 40 साल मैंने बैंक में नौकरी की, अब रिटायर्ड है। रिटायर्ड होने के मतलब लेखन जब बैंक में थे तब से ही हो गया था। एक छोटी सी लघु कथा प्रस्तुत करके फिर अपनी बात को मैं रखने की कोशिश करूंगा। शाम 6 बजे
इसका शीर्षक है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा लगती कभी अपनी कभी पराई। प्रतीक्षा लगती कभी अपनी कभी पराई। शाम 6 बजे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। 68 साल के दादाजी बेंच पर बैठे थे, हाथ में अटैची, आंखों में चमक। 10 साल का बेटा अमेरिका से आ रहा था। दादाजी रोज दिन गिनते थे, बस एक दिन और। उनकी चाह थी बेटा आए, गले लगे, कहे बाबूजी अब आप मेरे साथ चलो। ठीक सामने उसी बेंच के दूसरे कोने पर 24-25 साल की मीरा बैठी थी, हाथ में टिकट, आंखों में आंसू। 4 साल बाद उसे कनाडा की स्कॉलरशिप मिली थी। उसकी चाह थी ट्रेन आए, वो भागे और कहे पापा अब मैं उड़ना चाहती हूँ। ट्रेन की सीटी बजी, दादाजी उठकर खड़े हो गए। आ गई आ गई आ गई। मीरा ने दुपट्टे से आंखें पोंछी। आ गई, अब जाना होगा। ट्रेन रुकी। एक ही डिब्बे से एक लड़का उतरा, एक लड़की चढ़ी। दादाजी का बेटा उतरा, सूट बूट, हाथ में आईफोन। दादाजी दौड़े, बेटा। बेटे ने गले लगाया, पर नजर घड़ी पर थी। बोला पापा 2 घंटे की कनेक्टिंग फ्लाइट है, दिल्ली से है, बस आपसे मिलना था। माँ की 13वीं पर नहीं आ पाया था ना, सॉरी, कंपनी ने छुट्टी नहीं दी। आप चल रहे हैं ना मेरे साथ? दादाजी की 10 साल की चाह 10 सेकंड में बुझ गई। बोले बेटा तू जा, मैं यहाँ ठीक हूँ, अपनी मिट्टी छोड़कर मैं जी नहीं पाऊंगा। उसी डिब्बे में मीरा चढ़ रही थी। खिड़की से उसने उसके पापा चिल्लाए, बिटिया मत जा, बिटिया मत जा, तेरी माँ के बाद अब तू ही तो मेरा सहारा है, तेरे बिना कैसे काम चलेगा? ये पैसे किस काम के बेटी अगर तू ही नहीं रहेगी तो? मीरा की 4 साल की चाह 4 सेकंड में कांप गई, पर उसने खिड़की से हाथ हिलाया, पापा मैं लौटूंगी, पापा मैं लौटूंगी, बस एक बार उड़ने दो। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म पर 2 लोग रह गए। एक की चाह थी आना, पर आया होकर भी चला गया। दूसरे की चाह थी जाना, पर जाते जाते कुछ छोड़ गई। दादाजी ने खाली बेंच देखा, मीरा के पापा ने खाली पटरी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा, बस एक ही बेंच पर बैठ गए। एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म और 2 विपरीत चाह। स्टेशन एक ही होता है, जहाँ कोई आने की राह ताकता है तो कोई जाने की जिद करता है, और बीच में बसती है सिर्फ प्रतीक्षा, जो न पूरी तरह अपनी होती है न पूरी तरह पराई। एक छोटी सी लघु कथा इसलिए मैंने प्रस्तुत की, मैं भी आप लोगों के बराबर हो जाऊं, आपकी सीरीज में रहूं। और बहुत अच्छा सूत्र संचालन कर रही सीमा अदिति जी का अभिनंदन। पहली जो लघु कथा प्रस्तुत की प्रेम सिंह नेगी जी ने, कस्तूरी की खोज। दिव्या अरोरा की एक लघु कथा। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रावत जी की लघु कथा थी आज का सच। डॉक्टर उपासना दीक्षित, उनकी लघु कथा का शीर्षक था व्यवस्था। प्रीति ढींगरा, एक अनकही दास्ता। मुक्तिनाथ मिश्र, मजबूरियां। सुनीता सानू, आजादी। सुरेश कुमार मिश्र, उत्तृप्त कीमत ममता की। सीमा अदिति की लघु कथा थी असमंजस। थोड़ी सी बड़ी हो गई थी लघु कथा, लेकिन अच्छी थी, उसका प्लॉट अच्छा था। 9 लघु कथाएं अपने आप में एक से एक कह लें कि बहुत अच्छी थी और उत्कृष्ट थी, एक से बढ़कर एक थी। जैसे कि राजेश जी ने मुझे कहा, या अन्य भी जो वक्ता हैं इस पर भाष्य करेंगे, लेकिन लघु कथाओं को लेकर जो कुछ मेरी अपनी बात है रखना चाहता हूँ। जैसे अभी बताया गया कि कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके जो सूत्र हैं, दरअसल इसका कोई नियम कायदा कानून कुछ नहीं, ये इस तरह से लिखते लिखते लोगों ने बना रखे हैं जिसका पालन अगर हम करें तो उस सांचे में हम बैठ सकते हैं, ढल सकते हैं। उसका ख्याल भी रखा जाना चाहिए कि जो विधा चल रही है
जो वर्तमान में जो लिखा जा रहा है उस धारा में हमें बहने की जरूरत होती है। दरअसल लघु कथा ये जो विधा है कुछ नहीं है। हिंदी साहित्य जगत में अन्य भाषाओं में भी, जैसे उर्दू में इसे कहते हैं अल्फा अफसानचे, शॉर्ट स्टोरीज हम इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज वगैरह कहते हैं। मराठी में भी लघु कथा एक शैली है, लेकिन सबके अपने नियमावली थोड़े थोड़े अलग हैं। हिंदी साहित्य जगत में लघु कथा को लेकर जो मानक तय किए गए हैं वो कुछ इस तरह से कि जैसे लघु कथाएं वास्तव में एक छोटी कहानी न होकर किसी विशेष घटना, विषय या क्षण पर आधारित होती है। यह हिंदी साहित्य जगत की एक नवीनतम विधा है जिसका आकार अन्य विधाओं से छोटा होने के कारण बहुत पसंद किया जाता है। लघु कथा की विशेषता यह होती है कि कुछ शब्दों से लेकर कुछ पैराग्राफ में यह अत्यंत गूढ़ बात कह जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात कह जाती है। लघु कथा अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ती है और अंत में जो उसका पंच लाइन होता है, ये पंच लाइन जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो पूरी लघु कथा को एक ऊंचे स्तर पर ले जाके पहुंचाती है। अब इसके जो कुछ तत्व जिनका हमें पालन किया जाना चाहिए, अर्थात मैंने भी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको पढ़ के, देख के, सुन के, कई मंचों से जुड़ा होने के नाते, और लघु कथाओं पर एक पुस्तक मेरी आ चुकी है, दूसरी पुस्तक आने की तैयारी है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो 300 साढ़े 300 लघु कथाएं मेरी प्रकाशित हो चुकी है, कहानी संग्रह के अलावा। तो जो हम सीखते हैं उसमें तो पहले तो ये होता है कि ये लघु कथा छोटी होनी चाहिए, तब ये लघु कथा होती है। लेकिन इसका कोई सीमा तय नहीं है। जैसे पुरानी लघु कथाओं को अगर हम देखते हैं तो लोगों ने 2-2 3-3 पन्ने की भी लघु कथाएं लिखी हुई, 2 पन्ने की वगैरह, बहुत पुरानी। लेकिन समकालीन में इस तरह का नहीं है। आजकल तो नया ट्रेंड ये भी चल चुका है कि भाई 100 शब्दों की लघु कथा होनी चाहिए। जैसे कि अभी शायद बलराम अग्रवाल जी का एक संग्रह उन्होंने निकाला है, संकलन है वो, और उन्होंने उसकी डिमांड की थी कि आपकी लघु कथा की शब्द संख्या 100 होनी चाहिए। तो 100 से लेके 500 एक आदर्श लघु कथा का जो फॉर्मेट है, ढांचा है। लेकिन ये नहीं कि बड़ी और छोटी हो जाए। और जैसे नई विधा है तो कई तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा कि एक लाइन की भी लघु कथा लिखने वाले लोग प्रयोग कर रहे हैं कि एक लाइन में लघु कथा। तो वो थोड़ा-सा हास्यास्पद मुझे भी लगता है। चूँकि कथा है, तो थोड़ा-सा कथा का रस तो उसमें होनी चाहिए, थोड़ी-सी तो कहानियाँ आनी ही चाहिए। और इसमें एक बात और मुझे जो ध्यान में आती है कि अ, हमारा जो लेखन है, ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है या सिर्फ़ साहित्यकारों के लिए नहीं है, ये पाठकों के लिए है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा पाठक उतना जानकार होगा, उतना बड़ा साहित्यिक होगा, पाठक आम पाठक भी हो सकता है। तो उसका जो ढाँचा है, उसका जो पूरा ताना-बाना है लघु कथा का, वो थोड़ा सिंपल रहे। बहुत ज़्यादा गूढ़ भी ना रहे, समझ में ना आए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए सरल, सहज भाषा में उसको लिखें, कहानी को बड़ी सरल रखें। तो कहानी में, अपनी कथा में, लघु कथा में ये होता है कि पात्र जितने सीमित हो, 2 पात्र या 3 पात्र, उतनी ही अच्छी लघु कथा बनती है। ढेर सारे पात्रों की इसमें ज़रूरत नहीं। पंचवाक्य जैसे मैंने बताया कि ये प्रभावशाली है, अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। और लघु कथा का जो अंत है कि वो ऐसा होता है कि वहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। नई कहानी शुरू भी की जा सकती है कि ऐसे मोड़ पे लघु कथा खत्म हो जाती है। इसके कई शैली हैं, व्यंग्यात्मक में आप गंभीर रूप से लिख सकते हैं, ट्रेजेडी भी हो सकता है, कई विषय हो सकते हैं, हास्य भी हो सकता है। कई बार जब कथा बड़ी हो जाती है तो ऐसा करना चाहिए कि उसको फ्लैशबैक में हम कह लें कि मुझे याद आया, पात्र को याद आया, या जो भी पात्र है उसके मुंह से कहलवा दो। तो फ्लैशबैक में जाकर घटना को तुरंत जैसे चल रही वहां हम जोड़ सकते हैं। लघु कथा में कुछ अनकहा छोड़ भी देना चाहिए। ये पाठकों के ऊपर कि पाठक सोचे, वो अपने ढंग से उसका मीनिंग निकाले, उसका अर्थ निकाले कि क्या होता है। तो कुछ अनकहा अगर छोड़ दें तो लघु कथा प्रभावी हो जाती है। प्रतीकों को बिंबों के प्रयोग किया जाना चाहिए। कई प्रतीक हैं, बिंब हैं, ऐसे भी लघु कथाएं लिखी जा रही हैं। सीमित शब्द हो, संक्षिप्तता पर फोकस हो, और हर शब्द का महत्व होता है। जो अनावश्यक शब्द होते हैं, कई बार तो लघु कथा के मंचों पे जो मान्यवर लघु कथाकार हैं वो पढ़ते हुए बता देते हैं कि इन शब्दों को अगर हटा दो तो लघु कथा का वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बिंबों और प्रतीकों का महत्व है, और हर शब्द का महत्व है, हर लाइन का महत्व है।
अनावश्यक लाइन लघु कथा को थोड़ा सा उसका रस खराब कर देती है। उसके बाद लघु कथा का शीर्षक उपयुक्त तो होना चाहिए। 2 बार आप लघु कथा पढ़ें, उसके बाद उस शीर्षक को तय करें। कहानी का भाव क्या है, उस भाव के अनुरूप कहानी शीर्षक रखें। दरअसल लघु कथा का जो शीर्षक है, कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि ये लघु कथा का प्रवेश द्वार होता है। मतलब लघु कथा शीर्षक पढ़ते ही कि लघु कथा क्या कहने जा रही है, उसका प्रवेश द्वार है, इसलिए शीर्षक का भी अपना बड़ा महत्व होता है। कालखंड दोष, कालखंड दोष होता है कि लघु कथा एक ही समय में घटित होने वाली घटना, वर्णन या कहानी होती है। कल हुआ, परसों हुआ, 1 साल पहले हुआ, इस तरह से नहीं चलती लघु कथा। एक ही साँचा होता है, मतलब सामने जो घटना घटी उसी को आपको ताना-बाना बुनना है। जैसे आप स्टेशन पर खड़े हैं, स्टेशन पे कोई दृश्य आपको दिख रहा है, तो उसको करना है। कुछ पुरानी बात अगर आपको कहना है तो फ्लैशबैक में जाके कहिए, तो इसमें कालखंड दोष नहीं आता। ये जो मान्यवर लोग हैं अक्सर इस बात पर जोर देते हैं और वो फिर लघु कथा के सांचे में नहीं आती है। कोशिश ये करें कि लेखकीय प्रवेश ना हो। जैसे कई बार अंत में हम अपनी बात कह देते हैं, ऐसे लगता है, तो अपने मुँह से कहने की बजाय, खुद कहने की बजाय अपने पात्र से उस बात को कहलवाएँ। तो लेखकीय प्रवेश से हमें बचना चाहिए। कहानी सीधे मुख्य घटना या क्लाइमैक्स से शुरू करें, तो शुरू से ही कहानी पकड़ में आ जाती है। अगर आपको चाहते हैं कि श्रोताओं को आप प्रभाव डालना चाहते हैं, श्रोता उसको ठीक से सुने, तो ये होनी चाहिए कि कहानी का जो क्लाइमैक्स है, वहाँ से कहानी या लघु कथा शुरू करें। संवाद छोटे हों, सीधे हों और पात्रों के अनुरूप हो। मान लो ग्रामीण परिवेश की अगर लघु कथा है, तो ग्रामीण परिवेश की अगर भाषा आ जाती है, तो और भी अच्छा हो जाता है। जैसे मुंबई का कोई पात्र है, तो मुंबईया जो भाषा है, करेला, अरे क्या कहेला, कहाँ जाएला, जा रहेला। तो अगर पात्र आपको ये मंजूरी दे रहा है, तो उससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कई बार अपनी भाषिक अंचल के जो शब्द हैं, आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। भाषा बहुत सरल, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। लघु कथा में मानवीय भावनाओं, चरित्रों और परिस्थितियों का सटीक चित्रण महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छी लघु कथा वह है जो पाठकों के मन में लंबे समय तक याद रहती है। तो ये कुछ सूत्रात्मक चीज़ें मैंने कहने की कोशिश की और कुछ दरअसल होता है कि किताब पढ़ के कोई तैरना नहीं सीखता, किताब पढ़ के ना हम ड्राइविंग सीख सकते हैं। दरअसल होता ये है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते-करते ही हमारी उसमें गति आती है और गति आने के बाद उसमें स्पष्टता भी आ जाती है और धीरे-धीरे हम स्मार्ट हो जाते हैं। तो जितना हम पढ़ेंगे कि अमुक लघु कथा में ऐसा प्रयोग क्यों किया गया है, तो कुछ अच्छे लोगों की जब हम लघु कथाएँ पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप वहाँ पे समझ में आ जाती है। मुझे लगता है कि आज के औचित्य पे इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य विचार हमारे पथ प्रदर्शक बन सदा हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं अपने गुरु, प्रणेता, हिंदी साहित्य जगत के 100 लोकप्रिय साहित्यकारों में अपना नाम शुमार कराने वाले हम सभी के दिग्दर्शक आचार्य राजेश कुमार जी को, जो अपने सानिध्य से हमें कृतार्थ कर रहे हैं। क्रिएटिव कल्चर समूह के महानिदेशक के रूप में आप साहित्य सागर में अपना अस्तित्व खोज रही नन्ही बूंदों जैसे हम उभरते साहित्योपासकों का संरक्षण तथा निरंतर मार्गदर्शन कर रही हैं। व्यंग्य, कथा साहित्य, बाल साहित्य, भाषा शिक्षण, प्रौद्योगिकी, आलोचना आदि में 100 से अधिक पुस्तकों के रचयिता आप विश्व के अनेक देशों का शैक्षिक भ्रमण कर चुके हैं, जिनमें सीमा यूके, जी, अमेरिका। शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन हमें जल्दी कार्यक्रम खत्म करना होगा, तो आप इसे भी खत्म करें और मुझे आमंत्रित कर लें। जी सर। जी। तो भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से सम्मानित आचार्य राजेश कुमार जी का इस पावन मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजेश। बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। और
मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं कहनी हैं। मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल और शानदार रहा। सबने बहुत ही अच्छी निजी अनुभव से उत्पन्न, संवेदनशीलता से भरपूर और समाज की सच्चाइयों को सामने लाने वाली कहानियां सुनाई। और मैं गदगद हूँ आप सबके इस रचनात्मक योगदान के लिए। बधाई देता हूँ आप सबको। सर, आभार आपकी व्यक्त करता आवाज हूँ। बीच में बिल्कुल म्यूट हो रही है। कुछ आभार गड़बड़ लग व्यक्त रही है। करता हूँ। क्या ठीक है अभी? जी आवाज आ रही है सर। आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप इससे भी बेहतर और कहानियां लेकर आएंगे और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। मुझे लगता है सीमा जी आपके डिवाइस में कुछ दिक्कत हो सकती है। ये हम मेरी तरफ से ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे अतिथियों का, जिन्होंने, जैसे अभी आपने यादव जी को सुना, वो लघु कथा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं और उन्होंने अपने अनुभव बताए और हम उनसे प्रेरित हो सकते हैं। और आगे भी हम मेरे बाद संदीप जी से सुनेंगे और फिर हमारे अध्यक्ष महोदय बोलेंगे। मुझे सिर्फ ये कहना था कि जब आप कथा लिख लें तो उसको फिर से पढ़ें एक पाठक की तरह से, जैसे किसी दूसरे ने लिखी है। तो उसमें जो कमियां हैं आपको नजर आ सकती हैं और आप उसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संपादन का चरण होता है। जब आप कहानी को दोबारा देखें या पहले ही भी देखें तो आप ये देखें कि उसमें कुछ अस्वाभाविक तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं रह गया है जो पाठक के मन में आएगा। तो हम आप प्रश्नों के सारे उत्तर देते चलना चाहिए। जैसा कहा है कि इसमें दोहराव की गुंजाइश नहीं होती, छोटी होती है ना, तो इसमें दोहराव नहीं हो, बिखराव नहीं हो। बड़ी कहानी में हम देश काल वातावरण वगैरह को, चरित्र चित्रण आदि को लेते हैं, लेकिन इसमें लघु कथा में असल में पंच या भाव या जो आपका उद्देश्य है या जो आप कहना चाहते हैं वो एक तरह से नायक या प्रमुखता ले लेता है। तो उसी पर हमें अपना फोकस रखना चाहिए। और बहुत अच्छी कहानियां, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सुनने को मिली। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो अतिथि हैं, सम्मानित अतिथि और प्रबुद्ध और अनुभवी अतिथि, उनके द्वारा दी गई जानकारी से और बेहतर कहानियां आप लोग प्रस्तुत कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद सीमा जी। धन्यवाद सर, आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य के हम सदा आभारी रहेंगे। हमारे बीच संदीप तोमर जी भी हैं। मैं पूर्ण आदर के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। संदीप तोमर जी, जी, आदरणीय संदीप तोमर जी। सभी का बहुत बहुत आभार। और स्पेशली राजेश जी का आभार इसलिए कि क्रिएटिव कल्चर के इस प्रोग्राम से मुझे जोड़ा। अ, हरिसुमन बिष्ट जी की अध्यक्षता में पहली बार मैं एक किसी प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। उनको बहुत समय तक पढ़ता रहा और मेरा सौभाग्य है कि आज उनसे रूबरू हो रहा हूँ। डॉक्टर रमेश यादव जी ने इतना कुछ लघु कथा के बारे में कह दिया है। मैं जो प्रोग्राम को सुनते हुए जितनी प्लानिंग्स मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये सब बोला जाएगा, वो सब डॉक्टर साहब ने बड़े सलीके से बता दिया है। और अब अगर मैं उन सब चीजों की बात करूंगा तो वो सारा दोहराव जैसा होगा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लघु कथा कैसे लिखी जानी चाहिए, लघु कथा कैसी होनी चाहिए, शीर्षक से लेके कथ्य से लेके शिल्प तक की तमाम बातें की हैं। मैं एक तो बड़े आदर के साथ सभी को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 9 लोगों की लघु कथाएं सुनी, जिनमें से 8 लोगों ने उसको कहानी कह के सुनाया। और संचालिका से भी मेरा ये निवेदन है कि अगर वो संचालन लघु कथा के प्रोग्राम का कर रही हैं तो वो लघु कथा ही बोले, क्योंकि लघु कथा अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है। हम बार बार उसको कहानी कह के, जबकि मुझे ऐसा लगता है, और डॉक्टर रमेश यादव जी ने भी उन बातों से इशारा किया है कि लघु कथा एक अलग विधा है और कहानी एक अलग विधा है। कहानी का सिर्फ बिल्कुल अलग होता है, कहानी के तत्व बिल्कुल अलग होते हैं, और लघु कथा में हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं। एक बात यह है कि
सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिसमें हम बार बार बात करते हैं कि लघु कथा में अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर अ, आपके दीवार के ऊपर कोई सूप टंगा हुआ है और आप अपनी रचना में उसका नाम लेते हैं, लेकिन पूरी रचना में फिर कहीं जिक्र नहीं आता है, तो वो अतिरिक्त जैसा लगता है कि जो भी चीजें को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीजें आपकी उस रचना में उपयोग में आनी चाहिए, तो उस रचना की सार्थकता समझ में आती है। एक दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जब हम अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं तो हम कहते हैं एक छोटी सी लघु कथा। जब विधा का नाम ही लघु कथा है तो उसके साथ ये सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। मतलब रचना अपने आप में संपूर्ण होती है, वो छोटी या बड़ी नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण चीज है वो है किसी भी रचना में एक तो रचना अपना विस्तार अपने आप आती है, उसमें हमें अतिरिक्त विस्तार देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कथ्य क्या है और उसकी मारकता क्या है। जैसे बहुत सारे लोग पंच लाइन की बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि लघु कथा में अगर पंच लाइन है तो पंच लाइन अपने तरीके से उसको डिफाइन करती है। तो ये भी आवश्यक नहीं है कि लघु कथा में पंच लाइन होनी ही चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन बिना पंच लाइन के बहुत सारी, अभी मैंने एक लघु कथा संकलन तैयार किया है जिसमें पंच लाइन रहित लघु कथाएं मैंने शामिल की हैं, और वो बहुत जल्दी स्वतंत्र प्रकाशन के यहाँ से आने वाला है। तो अच्छा है कि ये सब होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि एक लाइन की लघु कथा या 10 लाइन की लघु कथा या फिर 500 शब्दों की शब्द सीमा में भी हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि लघु कथा अपना विस्तार अपने आप पालेगी। हम मंटो की लघु कथाओं को पढ़ें या खलील जिब्रान को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने दो चार पंक्तियों में इतनी बात कह दी है कि हम 10 पन्नों में भी उन चीजों को नहीं कह पाते हैं। कुछ ये है कि हम जो आज के रचनाकार हैं, जो आज के लघु कथाकार हैं, उन्हें नए विषयों पे ज्यादा सोचना पड़ेगा। मैं जो व्यवस्था देख रहा हूँ, जितनी रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्रामों में जब हम बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, तो हम पुराने विषयों पे, घिसे पिटे विषयों पे और उन्हीं शिल्प के साथ अपनी रचनाओं को लिखते हैं। तो या तो हमें शिल्प में मेहनत करनी चाहिए या तो हमें नए विषय उठाने चाहिए। जैसे अभी डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में कैसे विषय हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ विचार किया कि जैसे डिजिटल चेहरा, जैसे हम ये देखते हैं कि हम मोबाइल से काम कर रहे हैं और सारी चीजें मोबाइल में हैं, और इसमें आपका चेहरे को स्कैन करके मोबाइल खुलना या पासवर्ड मिलना, ऐसी स्थिति अगर हो, एक कल्पना अगर हम करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसका सारा अकाउंट सब कुछ मोबाइल से ऑपरेट होता है और उसके परिवार में वो ही कमाने वाला है और वो चला जाता है, तो उसके बच्चे उसके अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करें। मैंने एक रचना भी इस तरीके से लिखने की कोशिश की थी। मतलब कुछ नयापन आना चाहिए उस चीज में कि वो मोबाइल उनके चेहरे से उनकी आंखों को स्कैन करके, उनके चेहरे को स्कैन करके खुलेगा, तो नहीं खुलेगा तो स्थितियां कैसी पैदा होंगी। जैसे अभी एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है किराए का परिवार, क्योंकि अब हम परिवारों में एकल परिवारों में रहने के बाद जैसी स्थितियां बन रही हैं, या ऐसा हो कि कहीं ऐसा एकल परिवार है जिसमें सिंगल पेरेंट है और उस बच्चे को मदर की आवश्यकता है, तो हम मदर हायर करें। इस तरह की कुछ एजेंसीज अगर काम करें, जैसे हमने अभी देखा है कि अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत सारे संगठन खड़े हो गए हैं जो हायर करके जो है सारी चीजों का इंतजाम करते हैं, उसके लिए एक मुश्त पैसा लेते हैं। तो इस तरीके से, जैसे अब डिजिटलीकरण है तो भिखारी भी अगर डिजिटल होगा तो किस तरह की स्थितियां होंगी। मतलब इस तरह से कुछ नए विषयों पे अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि हम लघु कथा में कुछ बेहतर कर सकते हैं। और एक नाम मुझे याद आता है, जगदीश कश्यप, गाजियाबाद के रहने वाले थे। तो उनकी एक किताब है नागरिक, जिसमें उन्होंने आलेख लिखे हैं, और उस किताब को पढ़ के मुझे समझ में आता है कि लघु कथा कैसे लिखी जानी चाहिए, और उनकी एक एक लघु कथा अपने आप में मानक है। तो अगर हम इस तरह के लोगों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लघु कथा कैसे कही जाए ये सीख सकते हैं। जैसे अभी जैसे उपासना जी ने अपनी लघु कथा पढ़ी थी विवस्था, तो इस विषय पे मैं ढेर सारी रचनाएं, ढेर सारी कहानियां और लोग बताएं पढ़ चुका हूँ। लेकिन ये है कि वहां जो लेखिका ने द्वंद्व की बात की है, जिस तरह का द्वंद्व वो दिखाती हैं कि मानसिक रूप से एक कमजोर स्त्री है, उसके हादसे का वर्णन उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है। तो यहाँ एक शिल्प जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उस पुराने विषय को भी अपने शिल्प से वो बहुत नवीन बना देती हैं। तो इस तरह का प्रयोग अगर होता है तो अच्छी बात है। प्रीति ढींगरा ने सपने और रिश्ते में एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं होते, कुछ इस तरह की बात की थी, और वो बहुत एक संतुलित लघु कथा मुझे लगी।
मुक्तिनाथ मिश्रा जी ने जो मजबूरियां की बात की थी, मतलब सीमा के दोनों ओर देश अलग अलग हैं लेकिन मजबूरियां एक जैसी हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस रचना का निर्वहन किया। सुनीता सानू ने जो आजादी लघु कथा सुनाई, वो भी एक संतुलित लघु कथा थी। मतलब जो बाद की 4-5 लघु कथाएं मैंने सुनी, उनमें बहुत संतुलन था। डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने गरीबी का वर्णन जो पानी की कीमत से बताया, वो भी एक अलग अंदाज था कहने का, ये बहुत बढ़िया चीज थी। और अभी जो हम बात कर रहे थे छोटी रचन, मतलब कम शब्दों में या ज्यादा शब्दों में, तो जैसे मैं कहता हूँ राजेश जी के, जैसे हम काव्य गोष्ठियों में जाते हैं तो वहाँ पहले वो वार्म अप करने के लिए कुछ मुक्तक सुनाए जाते हैं, कुछ शेर सुनाए जाते हैं। तो लघु कथा में भी अगर इस तरह के प्रयोग हों कि पहले हम एक स्टार्टर के रूप में कुछ रखें और उसके बाद अपनी लघु कथा रखें, तो मैंने कुछ स्टार्टर लिखने की कोशिश की थी। हालांकि डॉक्टर रमेश यादव जी पहले कह चुके हैं इस बात को कि मतलब उसमें कहीं कथा होनी चाहिए, एक लाइन में क्या होगा, लेकिन कोशिश है। अगर पसंद आए तो मैं एक दो रखता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने लिखा आदमियत, कि चूहों को जैसे ही अपने हुनर का इल्म हुआ, उन पर आदमियत हावी होने लगी। मतलब ये एक स्टार्टर है कि लघु कथा सुनाने से पहले, जैसे कविता वाले सुना रहे हैं या गजल वाले सुना रहे हैं, ऐसे ही एक कदरदान लिखा था कि देखो इस पत्रिका ने भी मुझे छापा है। पत्रिका दिखाते हुए प्रेमिका ने कहा, यही तो दिक्कत है, ये सब संपादक तुम्हें छाप रहे हैं, काश ये तुम्हारी रचनाओं को छापते। प्रेमी ने जवाब दिया। ऐसे ही एक सपना लिखा, मतलब मैंने मंटो का कुछ पढ़ रहा था तो दिमाग में कुछ बनने लगा कि वह सोया हुआ था, मैंने उसे नहीं जगाया। दीवाना है किसी प्रेयसी की याद में सपना देख रहा होगा। वह उठा तो मुझसे बोला, अगर तुम मुझे सोते से जगा देते तो आज वह यूं दिल तोड़कर नहीं चली जाती। और एक आखिरी स्टार्टर है जवाबी मेल, कि आज मुझे एक औरत का मेल आया। उसने उसमें स्वयं की नग्न अर्धनग्न तस्वीरें मुझे भेजी थी। मैंने उस औरत को जवाबी मेल भेजा, मेरी माँ जन्म देते ही मर गई, जिंदा होती तो इन्हीं स्तनों से मुझे दूध पिला रही होती। तो कुछ ये कहने की कोशिश की थी। ऐसे ही एक बार लिखा था कि उसने कहीं पत्र प्रेषित किया और वह पत्र इस मजमून के साथ लौट आया कि यहाँ पे अब कोई भावना भावना नहीं रहती है, उसका स्थान कामना ने ले लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां आपको अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता नहीं है, भाई उनको खर्च मत करिए। लघु कथाकार को बहुत कंजूस होना चाहिए, एक एक शब्द को बहुत तरीके से इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि इन सारी लघु कथाओं को अगर हम रीराइट करें तो बहुत सारी लघु कथाएं बहुत अच्छी बन सकती हैं। एक दो रचनाओं में मैं बिना नाम लिए कहना चाहूंगा कि वहां ऐसा लगा कि वो कहानी का अंश था। और सीमा जी, आपकी भी जो रचना है मुझे वो कहानी के बहुत करीब लग रही थी, लेकिन आपका जो वाचन है वो बहुत बेहतरीन है। अगर हम ऐसे वाचन के साथ लघु कथा का पाठ करें तो निश्चित रूप से जो कुमार विश्वास जैसे लोगों ने कविता में अपने झंडे गाड़े हैं, वो सीमा जी अपने झंडे जो है लघु कथा में निश्चित रूप से गाड़ेंगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहूंगा कि मैं बिष्ट जी को सुनूं, और बिष्ट जी मैं ये बता दूं कि मेरी पत्नी भी बिष्ट है। और आज मुझे यहाँ लगा कि पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ के लोगों की रचनाएं बहुत अधिक थी, या तो पहाड़ के लोगों की रचनाएं थी या तो पहाड़ के ऊपर रचनाएं थी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं बिष्ट जी को सुनना चाहूंगा। तो नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य के हम सदा आभारी रहेंगे। हमें आज सचमुच बहुत ज्ञानवर्धक बातें पता चली। भविष्य में हम निश्चित रूप से इनका प्रयोग करते हुए अपनी कृतियों में सुधार करेंगे। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन। अर्थात राजा केवल अपने देश या राज्य में पूजा जाता है, लेकिन एक विद्वान और ज्ञानवान व्यक्ति का सम्मान पूरा संसार करता है। एक राजा और विद्वान की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। और अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी को बड़े सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हुए मंच सौंपना चाहूंगी। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, यात्रा साहित्यकार होने के साथ साथ एक ऐसे लोकप्रिय साहित्यकार हैं जो सिनेमा के लिए गीत तथा पटकथा भी लिखते हैं। उनकी 20 से अधिक प्रकाशित कृतियों में ममता,
आसमान झुक रहा है, होना पहाड़, आछरी माछरी, बसेरा, भीतर कई एकांत, 32 राग गाँव मूला, अपने अरण्य की ओर तथा हवाओं में घिरा आदमी आदि प्रमुख कृतियां हैं। आपको समय समय पर प्रमुख संस्थाओं द्वारा सम्मानित तथा पुरस्कृत किया जा चुका है, जिनमें विजय वर्मा कथा सम्मान, अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी साहित्य सम्मान, उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन मोहन उप्रेती लोक संस्कृति कला एवं विज्ञान शोध समिति सम्मान, आंतोन चेखव सम्मान, पर्वतीय कला केंद्र द्वारा सम्मान, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का गद्य सम्मान प्रमुख हैं। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं तथा अपने बहुमूल्य विचारों को साझा करने हेतु मंच आपको सौंपती हूं। आदरणीय डॉक्टर बिष्ट जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने का मौका दिया और मैंने राजेश जी को ये अनुरोध किया था कि संभवतः मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं इस समय उत्तराखंड के एकदम सीमांत क्षेत्र में हूँ। मैं कहाँ हूँ ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत दूर हूँ और यहाँ नेटवर्क की भी बड़ी दिक्कतें हैं, और फिर भी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं जितने रचनाकार यहाँ पर अपनी लघु कथाएं जिन्होंने सुनाई हैं, एक से एक बेहतरीन लघु कथा, और उन पर जो वक्तव्य दिए, सचमुच में रमेश यादव जी ने जो वक्तव्य दिया वो अपने में एक मुकम्मल वक्तव्य था, और जितना कुछ उसमें छूट गया था उसे संदीप जी ने पूरा कर दिया। तो मैं इन दोनों विद्वानों का बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम की गरिमा को उन्होंने एक ऊंचाई दी है, और मैं उन्हें बधाई भी दूं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं कि इस तरह ये जो विधा है जिस पर निरंतर काम चल रहा है, ये आगे समृद्ध हो। मैं हाल ही में मैंने एक लेख लिखा था और उसमें ये कहा है कि जो हमारी 20वीं शताब्दी थी वो उपन्यास की शताब्दी थी। 20वीं शताब्दी में खूबसूरत उपन्यास लिखे गए, छोटे उपन्यास भी लिखे गए और बड़े बड़े उपन्यास भी लिखे गए। कथ्य के दृष्टि से भी उनमें एक नयापन था, और जो प्रयोग थे वो भी नए थे, और उनको जितने प्रयोग हो सकते थे उतने प्रयोग 20वीं शताब्दी के उपन्यासों में हुए, और वो शताब्दी उपन्यास की शताब्दी के रूप में मैं मानता हूँ। लेकिन जितनी प्रचुर मात्रा में इस समय लघु कथाएं लिखी जा रही हैं जिन विद्वानों के द्वारा, सचमुच में मुझे ये लग रहा है कि 21वीं शताब्दी जो होगी वो लघु कथा की शताब्दी होगी, क्योंकि लिखने का सिलसिला जिस तरह चला है, जो शुरू में जिस तरह की लघु कथाएं हमारे यहाँ हिंदी में लिखी जा रही थी, उसे ये लग रहा था कि ये विधा ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन इधर ये 21वीं शताब्दी का जो पहले दशक के बाद जो पीरियड आया, इसमें बहुत अच्छी कविता लघु कथाएं लिखी जा रही हैं। इतनी मार्मिक लघु कथाएं कि जो एक लाइन में आप उसे पंच लाइन नहीं कह सकते, एक लाइन में अपनी बात को आपके दिल पर उतार देती, आपको विचलित कर देती है। तो इस तरह की लघु कथाएं जब आप लिख रहे हैं तो निश्चित तौर आप सहमत होंगे कि यह 21वीं शताब्दी जो होगी वो लघु कथा की होगी। जहां तक रमेश जी ने कहा था कि जो इसमें उपमाएं हैं, जो प्रतीक हैं और जो बिंब हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिन प्रतीकों को आज हम छोड़ चुके हैं, आज के लघु कथाकारों को नए प्रतीकों को गढ़ना चाहिए, क्योंकि हम पुराने प्रतीकों को कब तक चलाते रहेंगे। आपके पास एक दृष्टि है, आपके पास एक विजन है, और दृष्टि का आपका विस्तार होना बहुत जरूरी है। लघु कथा केवल लिखने के मात्र से नहीं है, आपने लिख दिया और आपने मान लिया कि मेरी लघु कथा हो गई। लेकिन जब तक पाठक उसको अपना समर्थन नहीं देता, आप पाठक के दिल पर उसको नहीं उतारते, आप पाठक को विचलित नहीं करते, आप संवेदित नहीं करते, और जिस तरह की भावनाएं आप उसमें देना चाहते हैं वो उसको स्वीकार करता है, तो निश्चित तौर पर एक कथा, लघु कथा आपकी
होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जब ये हम इस साइंस में, विज्ञान में इतनी प्रगति कर चुके हैं, तरह तरह के संदीप तोमर जी ने जो बातें रखी हैं, निश्चित तौर पर हमें अपने समकाल के साथ चलना बहुत जरूरी है। उन समकाल में भी हम नए प्रतीकों को गढ़ सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। और यदि हम ये करते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये विधा बहुत आगे बढ़ेगी। और मेरा सौभाग्य कि मैं लघु कथा नहीं लिखता, और आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत पीछे छूट रहा हूँ, मुझे भी लघु कथा लिखनी चाहिए। तो मैं राजेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया। और निश्चित तौर पर मुझे पढ़कर व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत समृद्ध हुआ हूँ उस लघु कथाओं से। जैसे एक कथा ये थी सुरेश कुमार मिश्र जी की जो लघु कथा थी, निश्चित तौर पर बहुत मार्मिक लघु कथा थी। वो आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करती है। ये नहीं कि आप शब्दों का बहुत बड़ा एक बवंडर खड़ा कर दें। सुमित्रानंदन पंत जी क्या करते थे, एक शब्द का जाल बुनते थे, ठीक है ना। तो एक छायावाद का ये युग चला, लेकिन लघु कथा में इस तरह का शब्दों का कोई मायने नहीं रखता। आप एक वाक्य में भी अपनी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक कर सकते हैं, और वही आपका एक कहानी लघु कथा का रूप ले सकता है। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपको सबको बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस विधा को समृद्ध करने में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप म्यूट है सीमा जी, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड। मानित, हाँ ठीक है, आ गई। आ गई। सर आई एम सॉरी, मैं कहीं खो गई हूँ, हाँ यहाँ पता नहीं ठीक क्या है शुरू हो गया है। जी शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सर का धन्यवाद करते हुए उनके बहुत मार्गदर्शक वाक्य हमें जिन्होंने हमें लाभान्वित किया। कार्यक्रम अपने चरमोत्कर्ष पर है, और इसका श्रेय आप सभी श्रोताओं के धैर्य को जाता है। आप सभी का औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं अपनी साथी व क्रिएटिव कल्चर समूह की सदस्य श्रीमती तरिंदर कौर जी को मंच सौंपना चाहूंगी। तरिंदर जी, आपका स्वागत है, मंच आपका तरिंदर है। जी पंजाबी की बहुत श्रेष्ठ कवियत्री हैं, और उनकी हिंदी में भी कविताएं छपी हैं और पंजाबी में भी, और बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, और पंजाबी की अध्यापिका भी हैं। तो तरिंदर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर राजेश कुमार जी। मुझे भी समय इजाजत नहीं देता, हम थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त ही रखूंगी। सभी हाजरीनों को मैं प्यार भरी नमस्कार अदा करती हूँ, और हमारे आज के इस ऑनलाइन लघु कथा कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री बिष्ट जी, और आदरणीय रमेश यादव जी, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम को, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी नामई में सारे प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया, और आपके उच्चतम विचार में सुनकर हम सभी ने बहुत कुछ सीखा। और निश्चित रूप से जो हमारे रचनाकार जुड़े हैं उनको और भी आगे अच्छा प्रेरणा मिलेगी, और भी जिन लोगों ने एक ही विस्तृत रूप से आज के इस कार्यक्रम जो और भी अमीर बनाया है, स्मृत बनाया है। असल में तरिंदर जी रेल में सफर कर रही हैं, और वो उनके साथ साथ और बहुत सारे लोग धन्यवाद ज्ञापन में जुड़ गए हैं, तो इसलिए बहुत लोगों की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि उनकी आवाज भी चली गई है। तो सीमा जी समाप्त करेंगे कि हमारा अगला कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। जी सर, तो तरिंदर जी आपका भी धन्यवाद, और आज की यह लघु कथा वाचन सभा अब यहीं समाप्त होती है। सभी का हृदय से धन्यवाद।